डेवलपर्स हेलो डेवलपर्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्लासेस कवर किए हैं उसमें सिर्फ हमने थ्योरेटिकल ही बात की है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। आप कहीं पे भी इस फ़ोल्डर को बना सकते हो, डेस्कटॉप, डी ड्राइव, सी ड्राइव, आपकी मर्ज़ी है। आप एक फ़ोल्डर को बना लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक पाइथन कोड के नाम से एक फ़ोल्डर को बनाया है। अब इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉलेशन में जुपिटर भी इंस्टॉल किया था और मैं सारे के सारे कोड जुपिटर में लिखने वाला हूँ। तो ये लास्ट जो फ़ाइल थी जब मैं टेस्टिंग के लिए मैंने क्रिएट की थी उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं जुपिटर ओपन कर सकूँ। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम जुपिटर नोटबुक टाइप करते हैं ताकि हमारा जुपिटर नोटबुक ब्राउज़र में ओपन हो जाए। ठीक है, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी ये लोड हो रही है। ओके, न्यू पाइथन और यहाँ पे मैं इस फ़ाइल का नेम देता हूँ फ़ाइल नंबर 1 पाइथन बेसिक। तो आज के वीडियो में सारे के सारे बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया है। तो पहली चीज़ हम ये समझेंगे सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स होते क्या हैं? तो सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि जभी भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और आपको कुछ कोड लिखना होता है तो उसका कुछ फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में आपको कोड लिखना होता है। अगर आप उस फॉर्मेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको एरर आएगा, मतलब कि आपका कोड नहीं चलेगा। तो आपको सिंटैक्स को फॉलो करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइटिंग मेथड और फॉर्मेट हाउ टू यूज़ एनी कॉन्सेप्ट इन प्रोग्राम। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई आपकी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपको सिंटैक्सेस होते हैं। ठीक है? तो और सबसे पहला जो हम यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे हम प्रिंट फंक्शन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट फंक्शन होता है। अगर आप सी लैंग्वेज आपको आती है तो वहाँ पे हम प्रिंटफ यूज़ करते थे। अगर आप जावा से आ रहे हैं तो वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम यूज़ करते हैं। तो क्यों ये फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं? ताकि आपको जो भी आउटपुट प्रिंट कराना है, क्या कोई आपने वेरिएबल यूज़ किया है, कोई आपकी स्टेटमेंट्स है आपके, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को, स्टेटमेंट को, डेटा को, जो आउटपुट आपका रिज़ल्ट होता है वो प्रिंट फंक्शंस की हेल्प से यूज़ होता है। तो इसीलिए हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली तो ये प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू लेता हूँ तो देखते हैं ये प्रिंट होती है या नहीं, ये भी प्रिंट हो रही है। कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग को हम कोट्स में ऐड करते हैं। अगर आपने आखिरी वीडियो यानी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, कोट्स क्यों लेते हैं, अगर आप कोट्स नहीं लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, वो वीडियो में आप चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कोट्स के ज़रिए से एक स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोई भी एक, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, कुछ भी। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा आप ट्रू एंड फॉल्स भी चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स भी प्रिंट करेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो प्रिंट फंक्शन का काम ही यही है कि अगर आपको कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले कराना है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये बॉक्सेस, यहाँ पे आप कोड लिखते हैं और जैसे ही आप रन करेंगे, उसके नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं कमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मैंने लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में, अब इसका आउटपुट नहीं आया। जब मैंने बॉक्सेस चलाए तो आउटपुट नहीं आया। क्योंकि इससे पहले मैंने सिंटैक्स में, यहाँ पे देखिए सिंटैक्स से पहले और प्रिंट फंक्शन से पहले एक सिंबल यूज़ किया है हैशटैग। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है कि जभी भी कोई आप नोट्स लिख रहे हो, कोई रिमार्क्स लिख रहे हो या फिर कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो प्रोग्रामिंग में और वो आपका कोड नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ एक नोट है, रिमार्क है। ये क्यों लिखा जाता है? जभी भी कोई आप कोड लिख रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बंदे हैं, आप एक ही डेवलपर हैं, आप एक ही इंजीनियर हैं उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। जभी भी एक प्रोजेक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जब बनाया जाता है, बहुत सारे इंजीनियर उस पर काम करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने एक फ़ाइल बनाई, उसमें आपने कुछ कोड लिखा और आप वहाँ से चले गए। आपने कंपनी छोड़ दी, आपने कंपनी स्विच कर दिया या आप अवेलेबल नहीं हैं।
कोई और एक इंजीनियर उस फाइल को ओपन कर रहा है, उसको समझना है कि आपने एक 1000 लाइन्स आपने लिखे हैं, तो लाइन नंबर 10 का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, लाइन नंबर 20 का क्या यूज़ हो रहा है, क्या लाइन नंबर 50 से 100 के बीच में कुछ कनेक्शन है या नहीं है, क्या इस फाइल को दूसरे फाइल से अटैच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे कितना डेटा एक्सेस किया गया है, क्या ये डेटा डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर किया गया है या फिर कुछ एपीआई से इस डेटा को एक्सेस किया गया है, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट की गई है या नहीं की गई है, यहाँ पे कुछ और फाइल से भी डेटा एक्सेस किया गया है या नहीं किया गया है, और ये फ़ाइल किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। ये सारे के सारे नोट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहाँ कैसे लिखे जाते हैं? कमेंट्स के ज़रिए से लिखे जाते हैं। अगर कमेंट्स नहीं होगा आपके फ़ाइल के अंदर, तो दूसरे इंजीनियर्स को मालूम नहीं होगा कि आपने ये फ़ाइल किस लिए बनाई गई है, आपने ये कोड किस लिए लिखा गया है। तो ये ज़रूरी होता है कि कमेंट्स आप लिखें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो कमेंट को किस तरीके से लिखेंगे? 2 तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे इसको मैं एज़ अ नोट्स मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो कमेंट्स 2 तरीके के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरी जो चीज़ जो होती है आपकी, वो होती है मल्टी लाइन कमेंट। यानी अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है, तो आप क्या करोगे? हैशटैग से शुरू करोगे। हैशटैग से शुरू करोगे। इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ़ एक ही लाइन के लिए यूज़ हुआ होगा। ओके? दूसरी लाइन पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जभी भी आप क्या करते हो, आप अगर हैशटैग मेंशन कर देते हो, तो वो कमेंट हो जाएगा और वो कोड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो एज़ अ रिमार्क नोट्स में कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मल्टी लाइन्स लिखना है, तो आप इस तरीके से कोड्स को 3 मर्तबा स्टार्ट करके आपको जो भी लाइन्स लिखना है, इस तरीके से आप लाइन लिख सकते हो, और जहाँ पे भी आपको एंड करना है, वहाँ पे आप फिर से 3 बार कोड्स को मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपका मल्टी लाइन हो जाएगा। सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, इस तरीके से। ठीक है? अगर कुछ डाउट आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट है वेरिएबल। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल किस लिए यूज़ किया जाता है? तो वेरिएबल यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। जभी भी आपको कोई डेटा को स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे टू स्टोर द डेटा। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है डिक्लेरेशन, दूसरी चीज़ होती है इनिशियलाइज़ेशन, और तीसरी चीज़ ये होती है एक्सेस। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी आपने जो वेरिएबल लिया है, उसका नाम क्या रखोगे आप? उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। यहाँ पे लिखा गया है हियर यू आर असाइनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। आप जो भी वेरिएबल को यूज़ करने वाले हो, उसका नाम आपका मेंशन होता है, उसको बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। नेक्स्ट होता है इनिशियलाइज़ेशन। इनिशियलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने वेरिएबल लिया है, उसमें क्या स्टोर करने वाले हो, उस डेटा को आप ऐड करोगे। उसका मतलब होता है इनिशियलाइज़ेशन। तीसरी चीज़ होती है एक्सेस, मतलब आपने जो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज़ किया है, अब उसको किस तरीके से एक्सेस करोगे। ये 3 चीज़ें होती हैं वेरिएबल के अंदर, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज़ेशन, एक्सेस। डिक्लेरेशन का मतलब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, इनिशियलाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर रहे हो, और तीसरी चीज़ एक्सेस, मतलब उस डेटा को जो आपने स्टोर किया है, उसको किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। इसको हम 2 एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से समझेंगे। एक तो मैं सी लैंग्वेज का लूँगा और एक पाइथन को लूँगा, ताकि आपको डिफ़रेंस समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज़ेशन 2 अलग-अलग क्यों नहीं हैं, एक ही चीज़ क्यों है? इसको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टैब ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी लैंग्वेज कंपाइलर, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ, जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर्ड किया है, या इसी कोड को एडिट कर लेंगे हम। इसको थोड़ा ज़ूम भी कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ सी लैंग्वेज में जो हमने यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ किया है ना, ये होता है कमेंट के लिए, इस तरीके से। और यहाँ पे हम कुछ भी एक कोड ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर a इक्वल्स a बोल के यहाँ पे एक ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 लेते हैं, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a वैल्यू इज़ परसेंटेज t,
अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है तो कोई इश्यू नहीं है, बस कोड को समझिए आप, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे ए वैल्यूज़ 10 प्रिंट हो रहा है। तो ये जो हमने इंटीजर ए लिया है, ये क्या-क्या है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन यूज़ किया। ये डिक्लेरेशन है, ठीक है? और ये क्या चीज़ है? ये है आपका डिफाइनिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो इनिशियलाइज़ेशन, यानी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है। और यहाँ पे हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, यानी हम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब इसी चीज़ को मैं पाइथन में लिखता हूँ, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं ए, ठीक है? और यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे ए, ठीक है? सिंपली यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 10, तो जब हमने a इक्वल्स टू 10 लिया, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। a जो हो गया, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया, ओके? हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और जब इक्वल्स टू 10 लिखा, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? और जब हमने यहाँ पे प्रिंट ए लिखा यहाँ पे, तो यहाँ हमने उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, क्योंकि अब देखिए पाइथन में क्या है कि आपको ये जो यहाँ पे आप यहाँ पे इंटीजर इस तरीके से कमांड लिख रहे हैं आईएनटी, ये क्या होता है, ये जो स्टैटिक टाइपिंग में होता है, मतलब कि आपको कंपल्सरी जो भी डेटा को आप स्टोर कर रहे हो, उससे पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि कौन-सा डेटा आप डालने वाले हो। लेकिन पाइथन में इस तरीके से नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं a इक्वल्स टू 10 डाला था, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 10.78 भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं a इक्वल्स टू कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं कोई भी डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, और लेकिन जब भी मैं डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, उससे पहले मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन-सा डेटा डालने वाला हूँ, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू पाइथन नहीं देखा है, तो आप देखिए आप, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम क्यों चीज़ें ये कर रहे हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज जो है स्टैटिक टाइपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पे कोड नहीं चलेगा। अब देखिएगा कि इसको मैं आउट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ए क्या है? इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ए क्या है? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और तभी भी इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, लाइन नंबर 5 पे इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे दे रहा है अनडिक्लेयर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड यहाँ पे आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको मेंशन करना पड़ेगा डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हो, तो यहाँ पे प्रोग्राम को समझ में ही नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। तो ये मैंडेटरी है यहाँ पे। आप इन चीज़ों को डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ये चीज़ निकाल देता हूँ, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज़ेशन यहाँ पे भी एक साथ कर सकते हो, फिर भी आपको यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा। अगर आप इंटीजर को निकाल देते हो, अगर यहाँ पे मैं इंटीजर निकाल दूँ और डायरेक्ट रन करूँ मैं, तो यहाँ पे ये कोड नहीं चलेगा। फिर भी दे रहा है अनडिक्लेयर्ड ए, फर्स्ट यूज़ इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कि आपको कंपल्सरी आपको मेंशन करना पड़ता है, लेकिन आपको पाइथन में मेंशन नहीं करना पड़ता है। यही डिफरेंस होता है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू डोंट नीड टू मेंशन व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर एडिंग हियर। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो ये है आपका वेरिएबल को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ हम समझने वाले हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या होता है? तो जभी भी आप एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर कर रहे हो, और फिर से आपको चेक करना है कि आपने जो डेटा स्टोर किया है, वो किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है। चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू समथिंग 10.89, c इक्वल्स टू समथिंग हाई, ठीक है? और d इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ ट्रू हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे डेटा को स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये डेटा प्रॉपर्ली स्टोर हुआ है, और तो किस पर्टिकुलर टाइप में स्टोर हुआ है। तो इसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ ए। फिर हम यूज़ करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ बी, ठीक है? प्रिंट टाइप ऑफ सी, नेक्स्ट प्रिंट टाइप ऑफ डी। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर, या तो आप यहाँ पे प्ले बटन भी दबा सकते हैं कोड को रन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर शॉर्टकट है। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट मेरा ए था वो इंटीजर फॉर्मेट है। सेकंड जो मैंने बी में डेटा स्टोर किया है वो फ्लोट फॉर्मेट में है। थर्ड जो मैंने डेटा स्टोर किया है सी इक्वल्स टू हाई, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और जो लास्ट जो डेटा था वो डी इक्वल्स टू ट्रू, वो आ गया आपका बुलियन फॉर्मेट में। इस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। आप स्टोर करने के बाद चेक कर सकते हो कि ये डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर हुआ या नहीं हुआ।
ठीक है? अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल असाइनमेंट और मल्टी असाइनमेंट में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है? तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है कि आप कोई भी जब पाइथन का कोड लिख रहे हो, वहाँ पे सिंगल असाइनमेंट किस तरीके से करते हो और मल्टी असाइनमेंट किस तरीके से करते हो? और इस तरीके से अगर आप करते हो, तो क्या डिफरेंसेस होता है? जैसा कि आप देखिए कि यहाँ मैंने 4 अलग-अलग लाइन्स लिखे हैं। ए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो 12th लाइन मैंने लिखी है, 12th ये जो बॉक्स है कोड का, यहाँ पे 4 अब इसी चीज़ को मैं एक ही लाइन में किस तरीके से लिख सकता हूँ, उसी को बोलते हैं मल्टी असाइनमेंट। अब यहाँ पे सिंगल-सिंगल असाइनमेंट ये जो है ये जो एग्ज़ाम्पल है वो सिंगल असाइनमेंट का है। मल्टी असाइनमेंट मतलब अभी आपने सारी चीज़ें एक साथ लिख दी ए, बी, सी, डी इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या स्टोर करना चाह रहे हो? अब समझो कि मैंने 10, 20, 30, 40 इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट ए, प्रिंट बी, ठीक है? प्रिंट सी, प्रिंट डी, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा 10, 20, 30, 40 ये जो 4 के 4 फर्स्ट 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, 30 जाएगा सी में और 40 जाएगा डी में। इसको बोलते हैं मल्टी असाइनमेंट, ठीक है? इस तरीके से कॉमा के ज़रिए से हम वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को सेपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से। आप यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप सेम डेटा टाइप आप कुछ और भी ले लो। यहाँ पे मैं 20 पॉइंट समथिंग 56 तो ये होगी फ्लोट वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो, ओके, हेलो कोडिंग एल्कॉन, ठीक है? और यहाँ पे कुछ फॉल्स इस तरीके से वैल्यू ले लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा अगेन 4 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे मेरी प्रिंट हो जाएगी। तो पहली वैल्यू जाएगी ए में, दूसरी वाली वैल्यू बी में, तीसरी सी में और चौथी डी में इस तरीके से स्टोर हो रही है। ओके, क्लियर हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है? इसको हम बोलेंगे मल्टी असाइनमेंट मतलब कि एक ही लाइन में आपने मल्टीपल वेरिएबल्स का डेटा को असाइन किया है, इसीलिए उसको मल्टी असाइनमेंट बोलते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन इस तरीके से आप कोई भी डेटा को स्टोर करोगे, तो उसको बोलेंगे हम सिंगल असाइनमेंट। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया आपका मल्टी असाइनमेंट का। सिंगल असाइनमेंट मतलब एक ही वेरिएबल, a इक्वल्स टू 10 खत्म हो गया। मतलब कि ये एक ही वेरिएबल है गया, ये सिंगल असाइनमेंट हो गया। और ये जो एग्ज़ाम्पल है आपका, ये है आपका मल्टी असाइनमेंट का। ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये जो आपका एग्ज़ाम्पल है, ये है मल्टी असाइन, ठीक है? या फिर आप एक ही डेटा को स्टोर कर रहे हो, मल्टीपल वेरिएबल उस तरीके से भी कर सकते हो। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू समथिंग 100 तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो अगर अगर आप यहाँ पे आप टाइप करोगे प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट c तो आप देखिएगा सारों के अंदर 100 आएगी। मतलब कि एक ही डेटा है जो आपने सारों के अंदर स्टोर कर दिया। यानी सारे वेरिएबल्स के अंदर सेम डेटा को अगर आपको स्टोर करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल्स वंस यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स को आप जैसा कि आप यहाँ पे देखिए मैंने अलग-अलग लाइन में लिखा है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 अब मेरे को क्या करना है इसको मैं लाइन्स भी ऐड कर लेता हूँ। ये जो सिंबल होता है इसके ज़रिए से आपको दिखाया जाता है कि आप कितने लाइन्स लिखे हैं आपने। तो यहाँ पे आप देखिए लाइन 1, 2, 3 अलग-अलग लाइन्स में लिखा है। अब मुझे एक ही लाइन में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा? तो आप इस तरीके से लिखते हो प्रिंट ए कामा बी कामा सी इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये 100, 100, 100 इस तरीके से प्रिंट हो गया है। अलग-अलग वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं ए कामा बी कामा 10, 20, 30 ठीक है? अलग-अलग ले लिया, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट ए कामा बी कामा सी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 अलग-अलग वैल्यूज़ प्रिंट हो गए 10, 20, 30 मतलब कि सारे के सारे वेरिएबल्स को आप एक ही तरीके से प्रिंट कर रहे हो, सेम थिंग आप कॉमा से इसको सेपरेट कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत जगह पूछा जाता है, हाउ टू प्रिंट वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़? कि वेरिएबल भी प्रिंट करना है और उसके साथ कुछ वैल्यू भी प्रिंट करना है या कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो किस तरीके से करोगे? इस तरीके से कर सकते हो, सेम कॉमा या सिंबल यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टेटमेंट लगा दी, अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लगाता हूँ, ए वैल्यू इज़ तो ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गई। अब मैं और एक लिखता हूँ प्रिंट ए, ठीक है? तो यहाँ पे 10 आ गया। तो अब ये देखिए 2 इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गए। अब ये 2 जो है लाइन नंबर 26 लाइन नंबर 20 एक साथ मुझे प्रिंट करना है। तो किस तरीके से प्रिंट करूँगा मैं? तो यहाँ पे लिख दूँगा ए वैल्यू इज़
और अगर आपको कुछ कॉलन मेंशन करना है, स्पेस मेंशन करना है, मेंशन कर दीजिए, फिर कॉमा लिखिए, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक साथ प्रिंट हो गया, ए वैल्यू इज़ दिस। इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो, ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू, इस तरीके से। और आप कंटीन्यूअसली इसको बढ़ा भी सकते हो। मतलब कि अगर आपको इसके आगे और कुछ भी लिखना है आपको, कुछ भी लिख लो, ठीक है? तो उस वो भी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी इसके बाद। मतलब कॉमा के बाद जो भी आपने या तो आप वेरिएबल ऐड करना हो तो वेरिएबल ऐड करो, स्टेटमेंट लिखना है स्टेटमेंट लिखो। जो भी आप लिखोगे वो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कुछ डाउट है, क्वेश्चन्स है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, इनपुट फंक्शन। सी लैंग्वेज जैसे आप स्कैनफ यूज़ करते थे, स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए से आप क्या करते थे, डेटा को आप इनपुट के ज़रिए से एक्सेस करते थे और स्टोर करते थे। तो अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? ठीक है? इनपुट फंक्शन का काम ही यही होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन में आप डेटा को एक्सेस करते हो, स्टोर करते हो, तो अब उन चीज़ों को आप पाइथन जब सीख रहे हो, तो उसमें किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप? तो उसके लिए इनपुट फंक्शन बनाया गया है। यानी कि आप डेटा को ले रहे हो, आप असाइन नहीं कर रहे हो। जैसे कि a इक्वल्स टू 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा को किसने लिखा? मैंने लिखा। लेकिन मुझे क्या करना है कि कोड जब रन हो रहा है मेरा, उस वक़्त मुझे डेटा लेना है यूज़र से। तो उसको मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूँगा? इनपुट फ़ंक्शन के ज़रिए से। अगर यहाँ पे देखिए मैं इनपुट फ़ंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ, तो मुझे एक बॉक्स आ रहा है। मतलब ये एक बॉक्स कब आ रहा है? जब आपका कोड रन हो रहा है तभी आ रहा है बॉक्स। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, इसका मतलब कि डेटा ऐड हो गया। ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं ये डेटा भी स्टोर नहीं हुआ है कहीं पे। इसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, यूज़र नेम इक्वल्स टू इनपुट फ़ंक्शन। ठीक है? तो अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं सचिन। और जैसे ही अब अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट यूज़र नेम, तो यहाँ पे मेरे को सचिन प्रिंट हो रहा है, राइट? तो मतलब जो भी आपने डेटा दिया था, वो डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़, जब मैं रन कर रहा था, तो मुझे कुछ मैसेज नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या एंटर करूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बता रहा है, आपको जो भी ऐड करना है आप एंटर कीजिए, मगर यहाँ पे कुछ भी एक रेफरेंस नहीं दे रहा है कि यहाँ पे क्या लिखना है। जो भी आप एंटर कर रहे हैं, आप एंटर हो जा रहा है चीज़ें। तो रेफरेंस देने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो बॉक्स है, इसके अंदर कोट्स में आप चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दिया एंटर योर यूज़र नेम हियर, ठीक है? तो अगर आप जब यहाँ पे रन करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस आ रहा है, एंटर योर यूज़र नेम हियर। इससे पहले वो रेफरेंस नहीं आ रहा था। तो अगर आप देखिए, मैं फिर से उस चीज़ों को रन करता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस नहीं आ रहा है। डायरेक्टली हमारा यहाँ पे बॉक्स आ जा रहा है, रेफरेंस नहीं आ रहा है। ये कोड में क्या हो रहा था, मैं फिर से आपको एंटर करके बताता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है। अब देखिए मैं रन करता हूँ, एंटर योर यूज़र नेम हियर। ठीक है? समझ में आ गया आपको? इस तरीके से आप इनपुट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो और डेटा को यहाँ पे स्टोर एंड एक्सेस कर सकते हो। अब आज के वीडियो में इतना ही। मैं अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। मैंने आपको जब कोर्स लॉन्च किया था, जभी भी आपको मैंने बताया था कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको अ, असाइनमेंट्स दूँगा। तो ये वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द 2 नंबर्स यूजिंग द इनपुट फंक्शन। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि a इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन और ये आपने यहाँ पे लिख दिया एंटर a वैल्यू, ठीक है? अब b इक्वल्स टू आपने इनपुट फंक्शन ले लिया, एंटर b वैल्यू, ठीक है? अब आपने कुछ एक वेरिएबल ले लिया ऐड इक्वल्स टू a प्लस b और अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो ऐड, ठीक है? ये आप आंसर एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम करते हैं एंटर a वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं हम 12 और बी वैल्यू समथिंग 3। तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 12 प्लस 3 कितना आ रहा है हमको आंसर? 123 अगर मैं इनपुट फंक्शन से करता हूँ। तो यह क्या ये करेक्ट है 12 प्लस 3 123? यस और नो? तो ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना? तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ 12 और 3 मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ तो मुझे 15 आ रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे? कोड तो हमने बराबर ही लिखा है। डेटा भी हमारा एक्सेस हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे
रॉन्ग हो रहे हैं एडिशन। 12 प्लस 3 123 नहीं होता बल्कि 15 होता है। ये करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट डेटा ले रहे हैं तो बराबर आ रहा है, यूजर से डेटा ले रहे हैं तो रॉन्ग आ रहा है। क्यों रॉन्ग आ रहा है ये? तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर कोड को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इस कोड को राइट बना सकते हैं, राइट आंसर आने के लिए। तो कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।